हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। यहाँ पे कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी एनसीईआरटी आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कराई जा रही है। जिस क्रम में मैंने आपको क्लास 6 कंप्लीट करा दिया है, क्लास 7 करा दिया है, क्लास 8 करा दिया है और आज हमारा क्लास 9 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूँगी प्लेलिस्ट की, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न जो है परीक्षा में आपका यहीं से पूछा जाता है। और पिछली बार भी अगर आप देखेंगे एनालिसिस करके तो सारे ही प्रश्न आपके यहीं से पूछे गए हैं। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। नोट्स एक बार आपका बन जाएगा तो बार बार बस आप उसी को रिविज़न कीजिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी को करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है। अगर आपने 6 से नोट्स नहीं बनाया है तो 9 और 10 तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये आपका पूरा ज्योग्राफी का मेन पॉइंट आपका ये कवर कर देता है पूरा। तो हमने जो है क्लास 9 आज हम देखेंगे, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे क्लास को ऑलरेडी कर लिया है। ये दृष्टि की आपकी बुक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं बता दे रही हूँ। देखिए आप, दृष्टि की ये बुक है और पूरा आपको यहाँ पे भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही देखने को मिला है। सारा देखिए हमने क्लास 6 चैप्टर वाइज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्लास 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास 9 में हमारा ये क्लास 9 और 11 का संयुक्त रूप से यहाँ पे दोनों ही बुक से ये यहाँ पे फैक्ट आपका उठाया गया है और प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं। इसीलिए आपका क्लास 9 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिला होगा। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एक दिन में एक ही चैप्टर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर बहुत ज़्यादा हैं, आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं एक एक चैप्टर से, तो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा यहाँ पे आप। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 9 और 10 का तो नोट्स आपको बिल्कुल बनाना ही है। तो यहाँ पे हमने 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, जलवायु भी हमारा हो गया है। आज हम देखेंगे प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य प्राणी और मृदा, दोनों से ही प्रश्न आपका पूछा जाता है। कोई भी आपका एक सिंगल टॉपिक भी आपका यहाँ पे स्किप करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई की बात करूँ तो यहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं, आज आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से समझ पाएंगे कि कितने सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको अभी हम देखेंगे और मृदा भी हम देखेंगे। तो दोनों ही चैप्टर आज हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, ताकि हमारा पूरा 9 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्लास 10 करेंगे और 10 में ये देखिए आप 7 कुल चैप्टर हैं आपके, इसको हमें करना है। तो इसमें हम मोर देन 1 वीक में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक से ज़्यादा टॉपिक ले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेगा। क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो टॉपिक हम क्लास 1 लेंगे, चैप्टर 1 लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को भरपूर करेंगे। अब हम चलिए बढ़ते हैं आगे। बीपीएससी की यहाँ पे जीके जीएस की तैयारी आपकी हो रही है और 2-3 दिन से थोड़ा यहाँ पे इसको भी हमने छोड़ा हुआ था, क्योंकि बिहार एस्टेट का बहुत सारे लोग कह रहे थे, क्योंकि बीपीएससी के ही सारे विद्यार्थी जो हैं बिहार एस्टेट में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनको प्रैक्टिस कराने के लिए हमने 2-3 दिन का ब्रेक लिया था यहाँ एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास से। तो आज से हम फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट हो गया है, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया और एक आइडिया मिल चुका है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वो अब मुझे लगता है काफ़ी होंगे। हम आगे भी व्याकरण के जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं वो करते रहेंगे, पर ये भी करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम देखते देखते आपका आ जाएगा। तो जून में अभी संभावित है, देखिए आपका 10 से 12 होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये न्यूज़ चल रहा है आगे में, क्योंकि 20 जून के बाद आपका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 10 दिन की बात है, 10 दिन आपको और ज़्यादा समय मिल रहा है प्रैक्टिस करने का। तो इसको पॉजिटिव लेना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनने में आ रहा है ऐसा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का डेट और इसका डेट मैच हो जा रहा है। इस वजह से हो सकता है कि 20 के बाद आपका एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई का हो। तो चलिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है और आपको भी अपनी तैयारी में कोई अंतर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप फिर से रेस्ट के मोड में चले जाएं। अब आपका रेस्ट में जाना आपके लिए बहुत हानिकारक और घातक सिद्ध होगा। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन वीडियो के मिल जाएंगे समय पे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा एक। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे आ चुका है, चैप्टर नंबर 5, और प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य प्राणी यहाँ पे हम देखेंगे।
किस किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, किस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सब सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं और आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, वह वनस्पति क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे मानव के बिना सहयोग के, बिना सहायता के, ऐसा नहीं कि उस वनस्पति के लिए मनुष्य खेती कर रहा है या पानी दे रहा है समय समय पे, कोई भी मानवीय हस्तक्षेप हुए बिना। तो ऐसी कौन सी वनस्पति है, देशज वनस्पति, विदेशज वनस्पति, अक्षत वनस्पति या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जो है अक्षत वनस्पति को कहते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे वनस्पति को क्या कहते हैं, अक्षत वनस्पति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, जब वनस्पति लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायविक परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर स्वतः विकास करती या उगती है, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं और अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कोई भी एक आपके ऑप्शन में होगा तो आप आंसर लगा देंगे। वह अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर होते हैं उन्हें हम विदेशज कहते हैं। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे, वनस्पतियों की विविधता का प्रमुख कारण क्या है। विविधता पूछा जा रहा है, तो क्या कारण है जिसकी वजह से वनस्पतियों में काफ़ी सारी विविधता देखने को मिलती है। तो मृदा की विविधता की वजह से होता है ऐसा, तो बिल्कुल सही है। तापमान में अंतर, ये भी है। नदियों के जल की मात्रा में अंतर से वनस्पति की विविधता में कोई अंतर नहीं आता है। तो 1 और 2 यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। जैसे मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ और नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आपको नोट क्या करना है, बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और नदी की डेल्टाई क्षेत्र में आपका पर्णपाती वन पाया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है या पर्णपाती। ध्यान रखेंगे, पर्णपाती वन पाया जाता है। भूभाग का वनस्पति या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्रों की वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। वनस्पतियों की विविधता एवं विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। किस प्रकार का वहाँ का तापमान है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगा तो ज़्यादा पत्तीदार पौधे नहीं पाए जाएंगे वहाँ पे। वायु में नमी होगी तो ज़्यादा जो है पर्णपाती टाइप की जो है वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत की ढलानों और प्रायद्वीप की पठारों में 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करता है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर। तो यहाँ पे बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा जो है आपका सही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पहाड़ी जो है यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं आपके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 2 और 4 आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ। तो ये आपका जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। 2 और 4 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है। सही बताना है आपको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात की जा रही है। तो ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। पहला कथन आपका सही है या गलत है।
तो शीत में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो शीत में नहीं पाए जाते हैं, तो ये तो गलत है। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ये वन विरल होते हैं, विरल नहीं होते हैं, बहुत ही सघन होते हैं। और यहाँ पे सेकंड यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए सदाबहार वन के बारे में, तो ये आपको नोट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे जो मुख्य प्रजातियाँ हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है। सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, शीत में नहीं पाया जाता है, उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाया जाता है। नोट करेंगे इसको। जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कथन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि में झाड़ियाँ और बेलें पाई जाती हैं। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसीलिए ये हर वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। तो ये है इसका कुछ विशेषता जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए कौन कौन सी वो प्रजाति, तो रोजवुड काफ़ी पूछा जाता है, महोगनी, आबनूस जिसको एबोनी भी कहते हैं, और सिनकोना काफ़ी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी कौन से वन हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर्वाधिक जो है किस वन का विस्तार जो है भारत में देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ए ऑप्शन। और कौन कौन से होते हैं उसमें? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आपको नोट करना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो पीपल हो गया, ये सारे जो पेड़ होते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, साल, पीपल, तो ये सारे बहुत, बरगद, ये सब जो होते हैं पर्णपाती वन के अंदर आ जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर में होती है, और जल उपलब्धता के कारण इन वनों में आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आगे बताएंगे यहाँ पे ये कौन से वन, देखिए आ गया, बताएंगे यहाँ पे चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस, ये प्रजाति किस प्रकार के वनों की है। यहाँ पे ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये आपके आर्द्र पर्णपाती वन है, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इसके बारे में जान लीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन और एक होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र के अंदर पाया जाता है आपका, ये देखिए आर्द्र पर्णपाती वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये वन देश के पूर्वी भागों, पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय की गिरिपद प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। सागौन इन वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये पूछा जाएगा तो आपको बताना है, यहाँ पे पर्णपाती वन के अंदर आता है। पर्णपाती में भी कौन सा, तो आर्द्र पर्णपाती वन, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बांस, चंदन, आंवला, महुआ, कुसुम, अर्जुन, सहतूत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब जो है प्रजाति के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। अब सारा चीज़ आपको नोट करना है। देखिए आपका नोट्स बहुत अच्छा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको नोट्स बनाना है। शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर, आर्द्र में कितना था, 100 से 200 सेंटीमीटर, ये क्या है 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही शुष्क पर्णपाती वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पे आपका सही है। तो इसको आपको इसकी विशेषता के रूप में इसको लिखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
और आपसे ये बार बार पूछा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया, 70 से 100 सेंटीमीटर होता है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं, जहाँ सागवान अन्य, यही है जिसके बारे में बात करती, सागवान हो गया, अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों में पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ में कौन है? तेंदु, पलास, काफ़ी पूछा जाता है। झारखंड का राज्य पुष्प जो है वो पलास ही है। अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड और कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और तेंदु वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो ये आपका बिहार के संदर्भ में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बताएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कांटेदार वन के बारे में अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए सही कथन बताना है आपको। तो ये वन उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तभी तो कांटे होंगे ना। कांटे मैंने आपको पहले भी बताया है, कांटा कैसे होता है, पानी यहाँ पे जो ये जो आपका पौधा है, ये आपका पौधा है, ठीक है, और ये जड़ जो है बहुत लंबा हो जाता है पानी की तलाश में। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपका बारिश बहुत कम होता है, तो वहाँ पे यहाँ पे पत्ते जो हैं, ये जो पत्ते होते हैं यहाँ पे, ये पत्ते धीरे धीरे सूख जाते हैं, सूख के ये कांटा बन जाते हैं। तो आपने जो है ये मुहावरा भी सुना होगा, सूख के कांटा बन जाना। तो ये वही होता है कि पत्ते जो है वो सूख के कांटा बन जाते हैं। कब बन जाएंगे? कांटेदार वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ बारिश कम होगी। तो बारिश कम होगी, वर्षा कम होगी, तो वहीं पे पाया जाएगा। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार के वन जो है देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम भाग यानी कि किधर हो गया? देखिए उत्तर हो गया आपका जम्मू कश्मीर, उत्तर के पश्चिम यानी कि आपका गुजरात साइड और राजस्थान, बिल्कुल। तो ये आपका शुष्क क्षेत्र ही है, तो सेकंड भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपको प्रश्न को समझना है, जो भी ऑप्शन जो स्टेटमेंट दिए होते हैं उसको अच्छे से समझना है। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं, मतलब पत्ते नहीं होते हैं इसमें। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है ये आपको ज़रूर देखना है। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भाग जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसी दिखते हैं वो। और इन वनों में पाए जाने वाली पादप प्रजाति कौन कौन सी? बबूल, काफ़ी पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बैर, खजूर, खेजड़ी, खेजड़ी भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये आपका किसके अंदर आएगा? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं पर्वतीय क्षेत्र की तरफ। तो पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। क्या ये कथन आपका सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए सही ही पूछ रहा है आपसे। हिमालयी पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में आने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी आपका कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले वनस्पति का सही क्रम आपको बताना है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है ये। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है। तो देखिए आपको बताना है ऊपर की ओर जाने पर मतलब बताना है आपको नीचे से ऊपर बताना है किस तरह से जो है आपकी वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, इसका दिमाग भी लगाएंगे तो आप सही कर लेंगे इसको। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या है? देखिए सबसे पहले तो पर्णपाती वन होता है, फिर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन हो जाएगा, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद आपका लाइकेन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टुंड्रा वनस्पति में आपका मॉस और लाइकेन आता है। और देखिए लाइकेन यहाँ पे आपका सबसे अंतिम में दिया हुआ था, तो आपका ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास कैसे सबसे लास्ट हो सकता है। आप सबसे ऊपर हिमालयी क्षेत्र में जाएंगे तो टुंड्रा वन मिलेगा ना आपको। तो लाइकेन यहाँ है, लाइकेन यहाँ है। अब आपको देखना है शीतोष्ण तो सबसे पहले नहीं आ जाएगा, उससे भी पहले कौन सा आएगा? पर्णपाती वन आ जाएगा।
जो आपका सबसे ज़्यादा मैदानी भाग में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे तब शीतोष्ण मिलेगा, फिर उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका लाइकेन मिलेगा। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं कहाँ पे, ये बताना है। राइट ऑप्शन है यहाँ पे आपका पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो पश्चिमी हिमालय में देवदार के वन पाए जाते हैं, याद रखना है। और यहाँ पे देखिए, देवदार की लकड़ी मजबूत होती है बहुत, और इसके निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार बालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में चिनार और बालन भी इसी में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में। अब कथन और रीजन से आपका प्रश्न है, तो देख लेते हैं पहले। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। मतलब नीचे की तुलना में ऊपर ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, यही पूछा जा रहा है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल जो है, दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल यानी उत्तर के साइड की जो ढाल है, इधर साइड ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है। तो ये कथन आपका क्या सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। ऊपर जितना जाएंगे वनस्पति उतना कम होते जाएगा, है ना। तो ये तो आपका गलत है। तो कथन क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। तो ये आपका रीज़न तो सही दिया है कि दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, इस वजह से दक्षिणी ढाल पे ज़्यादा वनस्पति पाया जाएगा। कारण तो सही है पर कथन ही गलत दे दिया है। तो यहाँ पे आपका ए गलत आर सही होना चाहिए। देख लेते हैं, एक ए सही गलत आर सही, देखिए दिया है ना, डी ऑप्शन, ए गलत आर सही, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बताएंगे यहाँ पे आगे। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन बताना है आपको। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। पूर्वी घाट में पर्वतीय वन नहीं पाया जाता है। आपको पता है कि पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊपर है और पूर्वी घाट बहुत नीचे है। तो थाल घाट, थाल दर्रा, पाल दर्रा, ये आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया उसके बारे में। तो नीचे होता है, वहाँ पे वनस्पतियाँ भी आपकी पाई जाती, पर्वतीय वन नहीं पाया जाता है। तो 1, 3, 4 आपका सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको नोट करवाऊँगी, यहाँ पे वैसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इतना सा सिर्फ देख लीजिए कि यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालोस क्या है? सोलास क्या है? सोलास, सोलास वन पाया जाता है कहाँ पे? सोलास बताना है आपको। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो नीलगिरी की पहाड़ी में आपको देखने को मिलता है सोलास, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर और पालनी की पहाड़ियों पर। तो देखिए ये आपका दक्षिण साइड में देखने को मिलता है। विंध्याचल आपका मध्य भारत के अंदर आ जाएगा, थोड़ा ऊपर होता है। और यहाँ पे सोलास आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ी, लगभग मिला जुला है, सब उसी साइड में, उसी दिशा में है। और 1, 3, 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ये कौन सा वन है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी आपको नोट करना है। सोलास जो है नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? मग्नोलिया, लैरेल और सिनकोना वेटल। ये आर्थिक महत्व रखता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, सोलास के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर ये मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आने के कारण वनस्पतियाँ, प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक प्रांत की पर्वत श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि गर्म होती है ना उस तरफ ज़्यादा, तो क्षेत्र में पड़ती है। और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर होती है। ठीक है, कुछ वैसा खास नहीं है, बस यहाँ पे मिलने वाली पहाड़ियों के वन कौन से, क्या नाम से जाने जाते हैं? सोलास, इतना याद रखना है। मैग्रोव वन से संबंधित प्रश्न है। देखिए, मैग्रोव वन से संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। सही कथन बताना है यहाँ पे, मैग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में
जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, बिल्कुल सही है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी हुई रहती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी आपका कहा गया है, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ पे इनकी जड़ें हमेशा पानी में डूबी हुई रहती हैं। अब आगे बताना है मैंग्रोव वनस्पति से ही संबंधित नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक होगा? लवणीय दलदल, ज्वारीय संकरी खाड़ी, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा, या पंक मैदान। बताएंगे कौन सा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो लवणीय दलदल हो जाएगा आपका, और ज्वारीय संकरी खाड़ी और पंक मैदान। तो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है ये आपका मैंग्रोव वनस्पति के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पे लवणीय, ये लवणीय होता है, दलदली होता है, और ज्वारीय संकरी खाड़ी, क्योंकि ये ज्वार भाटा जहाँ पे होता है वहीं पे आपका ये मैंग्रोव वन पाया जाता है, तो ये भी आपका सही है। और पंक मैदान भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैंग्रोव वर्षा की मात्रा का मैंग्रोव वनस्पति के विकास में सीधा कोई संबंध नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से किस नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये चारों ही नदियों में डेल्टाई मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए आपको ये जगह याद रखना है। तो भारत में मैंग्रोव वन का क्षेत्र जो है विश्व में मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 7% है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में ये वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों पर स्थित सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा ये वन महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, पूरा नहीं दिया है, देख लेते हैं। यहाँ पे सामाजिक वानिकी को परिभाषित कैसे करेंगे? सामाजिक वानिकी से प्रश्न है आपका, किसानों द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि में वृक्षारोपण करना, ये सामाजिक वानिकी नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वनों का विकास करना, ये भी आपका सामाजिक वानिकी के अंदर नहीं आएगा। आगे देखिए, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण, ये बिल्कुल आपका जो है सामाजिक रूप में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी का अर्थ यही होता है, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। सामाजिक वानिकी में शामिल है, कौन सा जगह शामिल है आपको? शहर वानिकी, ग्रामीण वानिकी, पूछा जा सकता है ये प्रश्न आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, शहर वानिकी, ग्रामीण वानिकी, मरुस्थलीय वानिकी या फॉर्म वानिकी। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो शहरी भी होता है और यहाँ पे आपका ग्रामीण भी होता है और फॉर्म वानिकी भी होता है, मरुस्थलीय वानिकी नहीं होता है। तो 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। और ये राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है 1976 से आपका 79 के बीच में ये जो आपका आयोग बना है, इसी में यहाँ पे सामाजिक वानिकी के कॉन्सेप्ट को 3 भागों में बांटा गया है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फॉर्म वानिकी। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शहरों और इसके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक जगहों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। क्या ये कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। फॉर्म वानिकी क्या है? इसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ों को लगाते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है आपका सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटता है, शहरी वानिकी,
ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरों और इसके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जो होती है वहाँ पे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के लिए खाली जगह जो होते हैं, औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना, उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। फार्म वानिकी के अंदर क्या आता है, जो किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले दूसरे पेड़ पौधे लगाते हैं, जो वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसान को निःशुल्क पौधे उपलब्ध भी कराता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रामीण वानिकी से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी और कृषि एक साथ की जाती है। कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी और कृषि एक साथ की जाती है, सही है। समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे आपका सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ क्या है, कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें को एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय क्या है कि वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जा सके। और यहाँ पे कुछ सामुदायिक रूप से भी जो है यहाँ पे किया जाता है। समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चरागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पटरी के किनारे और विद्यालय में पेड़ लगाना शामिल है। ये सब आपका किसके अंदर आ जाता है, ये सब समुदाय कृषि वानिकी है, जो कि ग्रामीण के ही अंदर आ जाता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रामीण लोग सब समुदाय मिल करके सब जगह पेड़ पौधे लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुमेलित आपको बताना है वन्य प्राणी अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, कहाँ पे आपका ये सुमेलित करना है और सही सुमेलित कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है, देखिए वन्य प्राणी अधिनियम 1972 को हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 को हुआ था, ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में हुआ था, ये भी सही है। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा और इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में बताना है, कुछ कथन है यहाँ पे आपका दिया हुआ, कौन सा सही कथन है, सही कथन बताना है आपको, सही कथन बताना है। तो यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, तो बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों की कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा जान लीजिए, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो वन्य प्राणी अधिनियम में 1972 में लागू हुआ और ये वन्य प्राणियों के संरक्षण, रक्षण और कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसके दो उद्देश्य हैं, वो है अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजाति, जो संकट में है यानी कि जिसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है, उसको सुरक्षा प्रदान करना है। और इसका एक क्या उद्देश्य है, नेशनल पार्क और पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। और इस अधिनियम में 1991 के तहत पूर्णतया संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने और संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो यूनेस्को और मैप के अंदर इसका मान्यता प्राप्त है। ये कौन सा आपका क्षेत्र है, जैव मंडल निचय, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य या फिर पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैव मंडल निश्चय जो आरक्षित क्षेत्र है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला जैव मंडल निचय बताएंगे, ये आपका कौन सा है, पंचमढ़ी, मानस, महानंदा या नीलगिरी जैव मंडल निचय, बताएंगे कौन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखेंगे नीलगिरी जैव मंडल निचय जो है भारत का पहला जैव मंडल निचय है। ठीक है, 1986 में, सॉरी 1986 में, ठीक है 1986 में 1986 में इसकी स्थापना की गई थी नीलगिरी में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नीलगिरी जैव मंडल नीचे में शामिल है क्या? ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली या फिर सिधुवानी पहाड़ियाँ? तो नीलगिरी जैव मंडल के अंदर कौन कौन सा शामिल है यहाँ पे आपको बताना है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है कि ये तीनों ही आपके शामिल हैं। ठीक है, तो ऑल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब ये जगह आपको याद रखना है। नीलगिरी भारत का पहला जैव मंडल नीचे है जिसका कुल क्षेत्रफल आपका 5520 वर्ग किलोमीटर है। और इस जैव मंडल नीचे में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलई, नीलंबूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सुधवानी पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है, भारत में निम्नलिखित में से किन जैव मंडल निचय को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है? तो यूनेस्को द्वारा बताना है यहाँ पे वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त यहाँ पे कौन सी जो है यहाँ पे हो जाएगा, नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन या मन्नार की खाड़ी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ये चारों ही हो जाएगा, नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी। ये चारों जैव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। और देखिए आपके भारत में कुल 18 हमारे भारत में कुल 18 जैव मंडल नीचे हैं जिसमें 10 को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हुआ है। तो कुछ और पूछा जाए तो आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। 10 कौन कौन से हैं? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल। पंचमढ़ी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अचानकमार और अमरकंटक, ग्रेट निकोबार और अगस्त्यमलाई। ठीक है, तो ये 10 आपको याद रखना है। ये 10 आपके जैव मंडल नीचे हैं। जैव मंडल नीचे देखिए कौन से राज्य से सुमेलित है यहाँ पे आपको बताना है, सुमेलित करना है यहाँ पे कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। नोकरेक की बात करें, नोकरेक जो है ये हो जाएगा आपका मेघालय में। और डिब्रू आपका कहाँ हो जाएगा? असम में। और अगस्त्यमलाई आपका केरल तमिलनाडु में। इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे, नीलगिरी जैव मंडल निचय का विस्तार किन राज्यों में है? इसको आप देख चुके हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? कौन सा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए नीलगिरी जैव मंडल का नीचे का विस्तार पूछा जा रहा है, किन राज्यों में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सभी मिले जुले हैं वहाँ पे सारे। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राज्य यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों यहाँ पे 1, 2, 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोकरेक जैवमंडल निचय मेघालय की निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? नोकरेक जैवमंडल निचय जो है ये गारो, खासी, जयंता, किसकी यहाँ पे जयंतिया या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा यहाँ पे जो है सही हो जाएगा? तो गारो, यहाँ पे गारो पहाड़ी जो है यहाँ पे नोकरेक जैवमंडल नीचे जो है मेघालय के गारो पहाड़ी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? बताएंगे संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में, मन्नार की खाड़ी में, प्रभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में या फिर चंद्रिका वन्य जीव अभ्यारण्य? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी जैव मंडल नीचे से संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं। सत्य कथन बताना है, यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नंदा देवी जैव मंडल नीचे से संबंधित प्रश्न है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। और इस जैव मंडल नीचे में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम दुर्गा पाया जाता है, हिम मुर्गा पाया जाता है। ठीक है, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा पाया जाता है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन नंदा देवी में, ध्यान रखेंगे। और क्या क्या पाया जाता है याद रखिए, यहाँ पे प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे वन्य जीव आपका बहुत पूछा जाता है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो नंदा देवी जैव मंडल से यहाँ पे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ये। और यहाँ पे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा,
सुनहरा बाज, काला बाज पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों को मुख्य खतरा संकाटपन, पौधे जो है प्रजातियों की औषधि के लिए इकट्ठा करना, दावा नल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार करने से यहाँ पे जो है ये विलुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है? सही कथन बताना है। सुंदरबन जैव मंडल निचय में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा में स्थित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। सुंदरबन जैव मंडल निचय में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सुंदरवन में नहीं पाया जाता। ए ऑप्शन ही सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे नीलगिरी जैव मंडल में पाया जाता है शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। और ये प्रश्न आपका पूछा भी गया है। ठीक है, बीपीएससी में ही पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो जो भी करा रही हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से करना है, नोट करना है। पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा, साथ में एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए कुछ कमेंट के साथ आप। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो सुंदरवन जैव मंडल निचय पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यहाँ मैग्रोव वन, अनूप वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये आपका सुंदरवन डेल्टा में ही पाया जाता है। ये स्वयं को यहाँ के लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं। भौंकने वाले मृग यहाँ पाए जाते हैं। सुंदरवन का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों के कारण पड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शेर जैसे पूंछ वाले बंदर कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी जैव मंडल नीचे में पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। चलिए, जो कि संकटपन प्राणी है और अभी संकट की स्थिति में है। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य बताना है कहाँ पे है? वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या गोवा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे याद रखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और रणथंभौर तो काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे सारे राष्ट्रीय उद्यान गुइंडी, बांदीपुर, रणथंभौर और संजय गांधी। यहाँ पे कौन किससे संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए गुइडी जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है, बांदीपुर कर्नाटक से, रणथंभौर राजस्थान से, संजय गांधी महाराष्ट्र से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और सेम आपका यही दिया भी गया है। तो हमारा पूरा चैप्टर 5 आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्या करूँ, मृदा भी पढ़ाई दूँ क्या? मृदा भी आज ख़त्म ही कर देते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मैं तो कर ही रही हूँ, साथ में आप भी मेहनत कीजिएगा और पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि मेरी मेहनत भी थोड़ी रंग लाए, है ना। आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित पूछा जाता है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपका। चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वो कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम में अपने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा। तो उच्चावच, वनस्पति, जलवायु, समय, कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है कि ये सारे ही हो जाएंगे, उच्चावच, वनस्पति, जलवायु और समय, ये सभी हैं। तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कौन सा है यहाँ पे ध्यान रखेंगे? जनक सामग्री, चट्टानें, उच्चावच भी है, जलवायु, वनस्पति या अन्य जैव रूप और समय, ये सब जो है इसके अतिरिक्त जो है मानवीय क्रियाएं जो होती है उससे पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करता है। जैसे खनन वगैरह होता है, इससे भी मृदा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, माइनिंग से। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के घटक, बताएंगे कौन सा हो जाएगा? मृदा का घटक कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे खनिज भी है, ह्यूमस भी है, जल भी है और वायु भी है। मृदा एक तरह से बहुत ही इजी टॉपिक है और आसानी से आप कर पाएंगे इसको, उम्मीद है आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे से। और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मृदा की विभिन्न परतों के संबंध में यहाँ पे दिए गए कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और जल के संयोग से सबसे ऊपरी परत का संस्तर में होता है। सही है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? ये 2 बातें समझ में आनी चाहिए आपको कि मृदा का निर्माण सबसे पहले निचली परत जो है सबसे पहले बनता है मृदा के निर्माण में। और क्या समझ में आया
कि जो भी खनिज पदार्थ हम डालते हैं मिट्टी में, पोषक तत्व डालते हैं, जल डालते हैं, तो उनके संयोग का जो प्रभाव है वो ऊपरी स्तर पर करता है, जिसको हम क संस्तर कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क ख ग 3 रूप में आपका पाया जाता है। थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। ये आपको नोट करना है जो बताऊंगी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए। यदि वह भूमि पर गड्ढा खोदे और यदि हम भूमि पर गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिसे संस्तर कहते हैं। क संस्तर क्या होता है? सबसे ऊपरी खंड को कहते हैं, जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ या खनिज पदार्थ, पोषक तत्व या जल का संयोग होता है। अब प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा? प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि मिट्टी में पाए जाने वाले या प्रयोग में लाए जाने वाले खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, जल का संयोग किस परत में देखने को मिलता है, या इसका प्रभाव किस, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि क संस्तर में आपका क्या पाया जाता है, खनिज पदार्थ या और इससे नीचे वाली चीज़ें आपसे पूछने लग जाएगा, तो पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे इसका। क का आपको नोट करना है। ख संस्तर में क्या होता है? ये क संस्तर और ग संस्तर के बीच का संक्रमण खंड होता है। ये तो बेसिक सा बात है। अब ये है आपका क, ये है ख और ये है ग, तो ग और क के बीच ही तो है ना ख। तो ये ख संस्तर के बीच का संक्रमण खंड है, जिसे नीचे और ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। नीचे से उन्हें ज़्यादातर निफे मिलता है। निफे हमने पढ़ा था निकेल और लोहा, ठीक है। तो ये आपको मिलता है और इधर से भी खनिज पदार्थ मिल रहा है जो हमें ऊपर से जो हम डाल रहे हैं, तो ये दोनों ही मिलता है यहाँ पे। गौ संस्तर में क्या होता है? यहाँ पे ढीली जनक सामग्री होती है। इसकी रचना ढीली जनक सामग्री होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में है। पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में मृदा का निर्माण सबसे पहले होता है, तो ग संस्तर भी प्रश्न ऑप्शन में रह सकता है, या फिर आपसे बोलेगा सबसे निचली परत भी ऑप्शन में रह सकता है। अर्थात इस परत का निर्माण सबसे पहले होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अंततः ऊपर की 2 परतें इसे बनती हैं। अब देखिए मृदा परिच्छेदिका काफ़ी पूछा जाता है ये ऑप्शन में आपका, तो कई बार जो है आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा मृद परिच्छेदिका। क्या है ये मृद परिच्छेदिका? इसी व्यवस्था को, जो ये परत बना होता है ना, परतों की इस व्यवस्था को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। समझ में आया? इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान कहते हैं अथवा आधारी चट्टान कहते हैं। इसी आधार पे, इस चट्टान के आधार पे ही जो है मृदा का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कि भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा, जलोढ़ मृदा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी। अब यहाँ पे देखिए जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है और जहाँ ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा भी होती है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढका हुआ है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है, जहाँ कांप मृदा या कछारी मृदा भी इसको कहते हैं। पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लेंगे। मृदा जलोढ़ मृदा से संबंधित और गहन कृषि यहाँ पे होती है जलोढ़ मृदा में, ये बात भी आपको नोट करना है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है आपको। जलोढ़ मृदा से संबंधित है, तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदी की घाटियों में पाई जाती है। सही है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। बांगर और खादर का कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने आपको, तो यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी मेन पॉइंट है उसको समझते चलेंगे। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदानी भाग में फैली हुई है। सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ये नोट पूछा जाता है, ये कई बार ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। कभी आपको ऑप्शन में फास्फोरस अधिक और पोटास कम बोल देगा, तो आपको याद रखना है कि पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवसादों के निक्षेप से इस मृदा का विकास होता है। ये भी आपको याद रखना है कि अवसादों से इसके निक्षेप से इसका विकास होता है, ठीक है। ये आपको छोटा छोटा पॉइंट बना के इसके आगे आपको लिखना है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। इन मिट्टियों की अपेक्षा इसमें
खनिज विविधता भी अधिक होती है, जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी होता है। इस प्रकार की मृदा पर प्रायः गहन कृषि की जाती है, ध्यान रखेंगे। और गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने पर नवीन मृदा को जलोढ़ मृदा को ही खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। तो जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देती है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसमें जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कंकड़ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को रेगुर कहते हैं? रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सबको पता है, काली मृदा। घिसा पिटा क्वेश्चन है, सबको जानता है ये। तो काली मृदा को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज्वालामुखी मिट्टी भी इसी को कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो काली मृदा को रेगुर, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और ये आपको याद रखना है, अपारगम्य होती है। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं पर चौड़े दरारें पड़ जाते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसमें स्वयं जुताई हो रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्वयं जुताई की क्षमता किस मृदा में है? तो काली मिट्टी में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताएंगे किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। अब देखिए, काली मृदा से प्रश्न पूछा जा रहा है। जलोढ़ मृदा हमने एक साथ किया, अब काली मृदा चल रहा है, तो आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या पंजाब। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। 1 2 4, 1 2 4 कहाँ है? 1 2 4 तो है ही नहीं ऑप्शन में। पंजाब, अच्छा पंजाब तो नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ। किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो फिर गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और पंजाब हो जाएगा। अरे मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। आई थिंक इसका होना चाहिए, पंजाब नहीं होना चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। 1 2 3, 1 2 3 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन यही सही होगा, देख लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि काली मृदा जो है दक्कन के पठार के अधिकांश भाग में पाई जाती है। पंजाब तो आपका ऊपर साइड में हो गया, उत्तर में, तो यहाँ पे कैसे होगा? तो दक्कन पठार में पाया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में, गुजरात और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग में पाया जाता है। और गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है, याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बताएंगे। काली मृदा से संबंधित प्रश्न है फिर से आपका। काली मृदा लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, सही है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है, ये गलत है, गलत है, बहुत बहुत गलत है। तो आपको सही बताना है ना, हाँ सही ही बताना है। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। यहाँ देखिए इसके बारे में जान लीजिए। काली मृदा ही अभी अपने नोट्स में आप डाल के रखिएगा, ठीक है, और पॉइंट वाइज बस लिखते जाइए जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। काली मृदा में नमी के धीमे अवशोषण और नमी के धीमे क्षय की विशेषता होती है। इस विशेषता के कारण काली मृदा में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, ध्यान रखेंगे। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को, शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती है और ये फलती फूलती रहती हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूना, लोह, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। ह्यूमस, एल्युमिनियम और लोहा, टाइटेनिफेरस, मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसका रंग काला क्यों होता है, इसका रंग काला होने के पीछे का रीज़न पूछ सकता है। तो ह्यूमस, एल्युमिनियम और लोहा के टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक के कारण, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप हूबहू नोट कर लेंगे और इसको बार बार रिवीजन करते रहना है। अब हम आ गए हैं लाल मृदा की तरफ। तो लाल मृदा का लाल रंग होने का कारण पूछा जा रहा है। तो सबको पता है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण लाल मृदा का रंग लाल होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, लाल मृदा से प्रश्न है आपका, थोड़ा सा जूम कर देते हैं और बताइए लाल मृदा के संबंध में दिए हुए कथनों में कौन सा सत्य है। सत्य कथन बताना है आपको।
और यहाँ पे देखिए लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय चट्टान पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देती है, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें यानी कि ग्रेनाइट और गीस पाई जाती है। ठीक है, नीज। पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदानों में के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। तो ये आपको छोटा छोटा पॉइंट ये है नोट करना है। और जलयोजित होने के कारण लाल मृदा पीली दिखाई देती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। महीन कण वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती है और इसके विपरीत मोटे कण वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती है, मतलब उसमें जो है उर्वरता कम होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से लैटेराइट प्रश्न से संबंधित है अब आपका। तो यह मृदा उच्च तापमान भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। तो क्या ये कथन आपका सही है? आपको सही नहीं बताना है। अच्छा, सही नहीं बताना है, सही नहीं बताना है ना, तो ये तो सही है। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ होती, ये भी सही है। ये मृदाएं प्रायद्वीप के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती, ये भी सही है, तो डी ही गलत होगा। ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ होती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जान लेंगे पहले यहाँ पे लेटेराइट के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। क्या है वो कि लेटेराइन एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र निच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ होती हैं। लेटेराइट मृदा में वर्षा के साथ जो इम्पॉर्टेंट है उसको आपको नोट करना है। तो लेटेराइट मृदा में वर्षा के साथ चूना और सिलिका निक्षालित हो जाता है और लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक शेष बच जाते हैं और उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। ये आपको नोट करना है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है लेटेराइट मृदा में। लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, ये भी आपको नोट करना है। तो लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है इसमें। परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होते हैं। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदा में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। इस मृदा की विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे देखिए, काजू की खेती के लिए कौन सा मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे तो ये लेटेराइट मृदा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेटेराइट मृदा आपका काजू की खेती के लिए महत्वपूर्ण है और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है लाल लेटेराइट मृदा में। लवणीय मृदाओं में किस खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या इनमें से सभी? तो यहाँ पे सभी हो जाते हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताना है कौन सा सत्य कथन है। लवणीय मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में अनूपों में पाई जाती है। लवणीय मृदा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल भर जाने से लवणीय मृदाओं का विकास में बढ़ावा होता है। तो लवणीय मृदा को आप ऐसे याद रखें, समुद्र में भी आपका लवण होता है, तो यहाँ पे समुद्री जल से भर जाने से लवणीय मृदा का विकास में बढ़ावा होता है। ये भी कथन सही है, दोनों सही है, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लवणीय मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलक्रांत क्षेत्रों में अनूपों में पाई जाती है। ये आपको नोट करना है। नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है इसमें। ठीक है,
लवणीय मृदाओं का अधिकतर प्रसार जो है वो गुजरात, पश्चिम पूर्वी तल तट के डेल्टाओं और पश्चिमी तट के सुंदरबन क्षेत्र में पाया जाता है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण में आते हैं और जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जम जाते हैं। और डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदाओं का विकास में बढ़ावा होता है। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस लवणीय में होता है? जिप्सम की बढ़ोतरी से, अति सिंचाई से, अतिचारण से, रासायनिक खादों के उपयोग से। बताएंगे यहाँ पे कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय होती जा रही है? क्या हम ऐसा उपयोग कर रहे हैं जिसके वजह से जो मिट्टी है वो लवणीय होती जा रही है भारत की? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अति सिंचाई। बिल्कुल, इसीलिए जो है अभी टैप वाला आपका सिंचाई ज़्यादा विकसित हो रहा है, जहाँ पे जड़ के पास जो पाइप के द्वारा आपके पाइप से छिद्रों द्वारा जल दिया जाता है, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई होने की वजह से जो सारा खनिज लवण है उसके अंदर की जो उर्वरकता है वो बह जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या समाधान किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, यूरिया डाल के, या वेजिटेबल कंपोस्ट डाल के, या जिप्सम डाल के? बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिप्सम। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताना है निम्न में से कौन सा क्षेत्र पीट मृदा से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र में आपका पीट मृदा ज़्यादा सर्वाधिक अनुकूल है। और यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त इस क्षेत्र में पाई जाती है और वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है। इस क्षेत्र में मृत जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है और ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग के होते हैं, पीट मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मृदा अवकर्षण क्या होता है? मृदा अवकर्षण क्या होता है यहाँ पे? तो मृदा की उर्वरता में जो ह्रास होता है यही आपका मृदा अपकर्षण कहलाता है, अवकर्षण। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो और भी कुछ कारण यहाँ पे आपका दिया है, वो आप देख लीजिए। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य होता है मृदा की उर्वरता में ह्रास होना। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है और अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई, परत, मोटाई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अपकर्षण है और मृदा अवकर्षण की दर भू आंतरिक संरचना, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। मृदा अपरदन से नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पूछा जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको समझेंगे। मृदा अपरदन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? सत्य कथन बताना है। और यहाँ पे पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक है। बिल्कुल, पवन से भी और जल से भी। ये प्रश्न आपका देखिए बीपीएससी तैयारी 2 में भी पूछा गया है और 3 में भी पूछा गया है। तो किस किस वजह से जल अपरदन होता है? पवन से भी होता है, जल से भी होता है, ध्यान रखेंगे। समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद परत अपरदन होता है, तो ये भी कथन आपका सही है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। अवनालिका अपरदन याद रखेंगे। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पवन और मृदा से आपका अपरदन का दो शक्तिशाली पवन कारक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में आपका होता है भारी वर्षा में, खड़ी ढालों में प्रदेशों में बहते हुए जल द्वारा अपरदन महत्वपूर्ण होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है या भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। और जल अपरदन 2 रूप में होता है, जल परत और अवनालिका अपरदन। ध्यान रखेंगे ये दोनों ही आपका पूछा जाता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन क्या है? समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के कारण होता है और यह अपरदन अधिक हानिकारक होता है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरता की जो ऊपरी परत है वो हट जाती है। और अवनालिका अपवर्दन में क्या होता है? अवनालिका अपरदन द्वारा सामान्यतः तीव्र ढाल पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों पर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। उत्खात भूमि के विकास
किस प्रकार के मृदा अपरदन का परिणाम स्वरूप है, बताएंगे। उत्खात भूमि जो है ये किस प्रकार के अपरदन के कारण होता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है अवनालिका अपरदन, ठीक है, उत्खात भूमि। आगे चलते हैं। मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव यहाँ बताने हैं, बताएंगे आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे नदियों के जल प्रभाव क्षमता में कमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है, ये भी सही है। मृदा की उर्वरता कम होती है, तो तीनों ही सही है, ठीक है, इसमें कुछ खास तो था नहीं ये तो। और आगे देखिए, मृदा अपरदन से होने वाली समस्या, क्या समस्या होती है। वेदिका कृषि, झूम कृषि, वनोन्मूलन या उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित होती है। तो यहाँ पे आपका झूम कृषि और वनोन्मूलन, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वेदिका कृषि याद रखेंगे, प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधकर अपरदन को रोकती है। झूम कृषि के दौरान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए वृक्षों का कटाव किया जाता है, तो वनों के कटाव से अपरदन की वृद्धि बढ़ जाती है और मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अपरदन में सहायक हो जाता है। फिर वेदिका कृषि से क्या तात्पर्य। पहाड़ी और पर्वतीय पार्श्वों पर कृत्रिम वेदिकाओं में की जाने वाली कृषि जो होती है, जिसके अंतर्गत मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जाता है तथा वर्षण की कमी पूरा करने के लिए कभी कभी सिंचाई भी इससे की जाती है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हमारा पूरा क्लास 9 खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मृदा संरक्षण प्रभावी हो सकता है किस वजह से, बताना है। मृदा संरक्षण क्या करने से मृदा संरक्षण होगा। ढालों को कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, बिल्कुल सही है। ढालों पर कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती करने से रोकना। अति चराई को नियंत्रित करना, ज़्यादा चराई करने से भी मिट्टी क्या होता है आपका पूरा खुल जाता है और वहाँ से संरक्षण नहीं हो पाता है। हस्तांतरित कृषि पर नियंत्रित करना, ये भी आपका झूम कृषि जो है हस्तांतरित कृषि के अंदर आता है आपका, और ये जो है नहीं होगा तो मृदा संरक्षण के लिए प्रभावी होगा। तो तीनों ही यहाँ पे आपका सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए किस वजह से यहाँ पे ये होता है मृदा संरक्षण की विधि। तो मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन को क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। क्या है, तो भारत के विभिन्न भागों में अति चराई हस्तांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र मृदा अपरदन की चपेट में आ गए हैं। इस कारण से अति चराई और हस्तांतरित कृषि को नियंत्रित किया जाना चाहिए। समुच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समुच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, ये सब आपके ऑप्शन में आ सकता है, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नियमित वानिकी, आवरण फसलें, मिश्रित खेती, सह्यावर्तन, ये सारे उपचार हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो मृदा अपरदन को कम करने के लिए किए जाते हैं। तो इसको आपको नोट करना है। पूरा कंप्लीट हो गया। कल जो है हमारा क्लास 10 स्टार्ट हो जाएगा और पूरा क्लास 9 आज हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।